हेलो स्टूडेंट्स, नीट पे चर्चा के इस एपिसोड में आप सभी की स्वागत है। आज हम तीनों आपके सामने हैं। मैं डॉक्टर मधुश्री राउत, मेरे साथ प्रोफेसर सचिन कटारिया सर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, मेरे साथ मनीष सर फिजिक्स डिपार्टमेंट से हैं। हम आज तीनों आपके सामने हैं और हमने 4 मई 2025 को जो नीट की एग्जाम हुआ वहाँ से लेके लगभग 2 हफ्ता बीत चुका है। हमने काफ़ी सारे बच्चों से डिस्कस किया है, बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुई है और जो नीट की एग्जामिनेशन 2025 का हुआ उसके ऊपर बहुत सारे मुद्दों पे हमने बातचीत कर लिया है। इन सारे बातचीत से, इन सारे डिस्कशन से जो नतीजे निकल के आया है वो सब कुछ लेके हम आपके सामने हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो बेटा कि 2016 से लेके 2025 तक नीट कंटिन्यूसली होते आ रहा है। वन नेशन वन एग्जामिनेशन के तहत, इस एग्जामिनेशन के तहत ही हम मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हैं। इसका और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, आप और हम ये सबसे अवगत है। इस एग्जाम के दरमियान जो 2016 से लेकर 2025 तक हुआ है, बहुत सारा उतार चढ़ाव इस एग्जाम में हुआ है। कभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा है, कभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हुआ है। किसी साल इसका कट ऑफ बढ़ा है तो किसी साल इसका कट ऑफ कम हुआ है। बहुत सारे प्रकार के सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे प्रकार के एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हमें हर साल देखने के लिए मिला है। लेकिन सभी से परे चल के आज 2025 के नीट जो 4 मई को हुआ है वो सभी के लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा अलग था। ये सभी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और यही वजह से हम लोगों को लगा कि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है। ये इस समय का डिमांड है, ये टाइम का नीड है, क्योंकि जितने सारे सोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशंस मिलते हैं उससे बेहतर सोर्स और वैलिड सोर्स हमेशा आईआईबी होता है, क्योंकि हम हर एक इंफॉर्मेशन के ऊपर सटीक सारा अनुमान लगाते हैं, सारे रिसर्च बहुत बेहतर तरीके से करते हैं और इन सभी चीज़ों को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे कि नीट के दरमियान या नीट से पहले या नीट के बाद जो लोग ये साल एग्जाम दिए उन लोगों के साथ क्या हुआ, या फिर आगे चल के 2026 में, 27 में, 28 में जो बैचेस आने वाले हैं वो बच्चे किस तरीके से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके का माइंड सेटअप रखेंगे और किस तरीके की तैयारी करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए आज टीम आईआईबी की तरफ से हम तीनों प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इस सेशन को देखने के बाद आपके मन के अंदर यदि किसी प्रकार का शंका है या फिर किसी प्रकार की वहम है, ये सभी जरूर दूर हो जाएगा और आपको आपके मन के अंदर चलने वाले हर एक सवाल का सटीक जवाब जरूर मिल जाएगा। आज की नीट पे चर्चा का सबसे बड़ा विषय जो होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स। और मैम मुझे लगता है फिजिक्स के बारे में मनीष सर से ज़्यादा अच्छे से कौन बता सकता है। उनका 20 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो उन्होंने शुरू से लेके अभी तक हर तरीके की जर्नी उन्होंने देखी है। तो सर जरा बताइए, इस बार फिजिक्स में बच्चे इतने परेशान क्यों हैं और क्या सच में फिजिक्स का पेपर जैसा आया वो हमारी टीम एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? सर, सचिन सर, जो नीट का पेपर अभी 2025 का आप देख रहे हो, ऑब्वियसली सबसे पहला तो चेंज आपको इस बार ये हुआ कि पहले 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहते थे। बिल्कुल। और इस बार वो चीज़ों को चेंज कर दिया गया। तो बच्चों का क्या है कि सर एक हैबिट होता है कि नहीं, बच्चे अपने 12th पास बच्चे हैं सर, तो ये एक पैटर्न के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो अभी तक जो नीट के पेपर चल रहे थे, खास करके कोविड के ड्यूरेशन के और उसके बाद जो अभी 2025 के पहले तक देखेंगे पिछले 3-4 साल के, तो ये जो पेपर का पैटर्न चल रहा था तो कहीं ना कहीं बच्चे उस पैटर्न के हिसाब से मेंटली रूप से सेटल हो गए थे कि नहीं, पेपर तो जो आते हैं फिजिक्स के वो आसान ही आ रहे हैं। तो पेपर आसान ही आ रहे हैं, बच्चों को लग रहा था कि अरे फार्मूला बेस्ड ही फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी पैटर्न के हिसाब से बच्चे चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार चीज़ों को काफ़ी बदल दिया गया। इस बार के क्वेश्चंस का अगर मैं थोड़ा सा वेरिएशन आपको बताऊं सर, तो ओवरऑल 45 क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो सिर्फ 8 क्वेश्चन ईजी रहे हैं फिजिक्स में, 18 क्वेश्चन मॉडरेट रहे हैं और 19 क्वेश्चन टफ या फिर कैलकुलेशन में लेंदी रहे हैं। आप बताइए कि नीट के पेपर में जो क्वेश्चन सॉल्व करने को ऑन एन एवरेज टाइम मिलता है सर, वो 1 मिनट से भी कम का मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जिसको सॉल्व करने में बच्चों को 4-4, 5-5 मिनट लगे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, बच्चे आराम से बना सकते हैं। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, फिर बाद में भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, बीच में वायर लगा है, उसमें करंट पूछा गया है। मतलब बच्चों को एक बार पहले करंट डिवाइडर लगाना है एंट्री पे, फिर से करंट डिवाइडर लगाना है एग्जिट पे, और बाद में फिर दोनों के डिफरेंस को केसीएल लगा के वायर का करंट बताना है। तो इतने करने के लिए सर 4-5 मिनट का समय चाहिए होता है।
बिल्कुल सही है। और इस वजह से बच्चे पैनिक में हो गए। मतलब जो क्वेश्चंस बनने लायक भी थे तो वो क्वेश्चन कहां जा रहे थे? लेंथी में। इसलिए अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन के कैटेगरी को देखेंगे तो इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक और कैटेगरी बोलना पड़ेगा, लेंथी। तो वो जो लेंथी वाला पार्ट है उसको टफ के अंदर ही रखा जाए, ये हम लोगों ने अपने हिसाब से डिफिनेशन रखा है। और उस हिसाब से देखेंगे तो पेपर ओवरऑल या तो लेंथी था या फिर टफ था। थोड़े क्वेश्चन मॉडरेट और इजी भी थे। हाँ, इसी में जो बच्चों ने चीजों को स्मार्टली हैंडल किया, उन्होंने इजी और मॉडरेट को बनाया और फिजिक्स में जो स्कोर किया वो बच्चे आराम से सिलेक्शन के रेंज में गए। क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है वो फाइनली बच्चों से जनरली पेपर में एग्जाम के टाइम पे बनते नहीं है, तो बनते तो बच्चों से क्वेश्चन इजी और मॉडरेट ही है। तो जो बच्चे इस चीज को स्मार्टली हैंडल करेंगे वो आसानी से सेलेक्ट करेंगे। और इस बार ये चीज क्लियर हो गया कि नीट ने आपको यह बता दिया कि किसी भी तरीके का प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते हो, किस तरह के पेपर आएंगे वो बताना मुश्किल है। दूसरा एक और सबसे बड़ी बात बताओ, नहीं थे पहले जो क्वेश्चंस के पैटर्न थे, अगर लास्ट ईयर की बात करें, उसके लास्ट ईयर की बात करें, तो उसमें क्वेश्चंस के टाइप जो थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते थे, मैच द कॉलम भी आते थे, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आते थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे, ग्राफिकल क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इस बार का जो पेपर है वो टोटल का टोटल न्यूमेरिकल ओरिएंटेड गया है। सिर्फ 2 क्वेश्चन ग्राफिकल हैं और 1 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। बच्चे पूरे के पूरे एनसीईआरटी बुक पे लेके बैठे हुए थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे प्रिपेयर करें, उसमें कैसे एक्सपर्टाइज लाएं, हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कैसे एक्सपर्टाइज हो। तो फिजिक्स में वो बच्चे जो है समरी को, क्वेश्चंस के एनसीईआरटी के सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ने में लगे हुए थे, लेकिन क्वेश्चंस जो आए वो ज्यादातर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड आए। तो इस वजह से बच्चों को अचानक से एक एब्रप्ट सा जो है एक झटका लगता है, जिसको अपन फिजिक्स में बोलते भी हैं कि इंपल्स लग गया। तो वो फिजिक्स में बिल्कुल अचानक से इनको इंपल्स जैसा लगा और कुछ बच्चे ने मैनेज कर पाया, कुछ बच्चों ने मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन आने वाले टाइम पे बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ सब्जेक्ट का प्रिपरेशन ही नहीं करना है, एग्जाम को चीजों में, एग्जाम के टाइम पे चीजों को हैंडल कैसे करना है उसके हिसाब से भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको इजी भी आ सकते हैं, मॉडरेट भी आ सकते हैं, उसके मिक्सर भी हो सकते हैं। आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है और सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के बाद एग्जामिनर जैसा क्वेश्चन पूछना चाहे पूछे, लेकिन आपको मेंटली रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा और एग्जाम के टाइम पे जरूरत के हिसाब से अपने स्ट्रेटजी में उस टाइम पे इमीडिएट थोड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं और करने चाहिए। मनीष सर, एक और चीज़ दिमाग में आ रही थी, जो भी बच्चे नीट 2026 के लिए अब प्रिपेयर कर रहे हैं, इस पेपर को देखते हुए क्या आपको लगता है कि क्या तो बच्चों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या उतने रिसोर्सेज और उस तरह की फैकल्टीज अवेलेबल हैं क्या? दूसरा, जो थोड़ा सा पेपर देख के जो मुझे पर्सनली लगाया, हम टीम में बैठ के जो बात कर रहे थे, बच्चों में एक बहुत चीज़ की कमी दिखाई दी, वो थी एक गाइडेंस की। क्या आपको लगता है कि इस पेपर में वैसी गाइडेंस होनी चाहिए? और क्या नीट 2026 के लिए आप क्या सोचते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए कि जैसे इस साल भी जो बच्चे अपीयर किए हैं, ऐसा नहीं है कि इन बच्चों में पोटेंशियल नहीं था, भरपूर पोटेंशियल है। इवन उनके प्रिपरेशन के एंगल भी सारे रहे हैं, लेकिन हैबिट की जो बात होती है ना, बस वो हैबिचुअल की बात होगी सर। अदरवाइज आज के जो बच्चे हैं, इस साल के जो बच्चे अपीयर किए हैं, उसमें भी किसी तरह के कोई पोटेंशियल की कमी नहीं है। बहुत अच्छा उन्होंने किया है और अच्छे स्कोर ला भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 100+ में फिजिक्स ला रहे हैं, 120+ ला रहे हैं। तो वो स्टडी से गए हैं, इस वजह से वो बच्चे 120+, 130+, 140+ में वो पहुंच पा रहे हैं। बस ये है कि अगर आप 2016 से तक के पहले की बात करेंगे तो उस समय भी नीट के पेपर जो पहले भी आते थे वो ठीक ठाक पेपर ही आते थे। वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोविड के वजह से बच्चों को एक तरीके से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला था और वो रिलैक्सेशन का हैबिट बच्चों ने भी मान लिया था और धीरे धीरे बहुत सारे कहीं ना कहीं टीचिंग कम्युनिटी में भी लोगों ने मानने लगे थे कि शायद अब नीट ऐसा ही होगा, इसी तरीके के होते रहेंगे। जो कि कहीं ना कहीं अगर आप नॉलेज को बढ़ाने के हिसाब से अगर देखेंगे, समाज में जो नॉलेज की जरूरत है सर, उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं ठीक भी नहीं था। तो एक स्टैंडर्ड होना तो बिल्कुल ही चाहिए। बस ये है कि ये सबको एक्सपेक्टेड था कि इस बार नीट का पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली पहले से बढ़ के आएगा
और उस हिसाब से बच्चों ने प्रिपेयर्ड भी किए और इस वजह से बच्चों ने सामना कर भी पाया, लेकिन थोड़े से झटके थोड़े बड़े लग गए। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आगे साल का जो पेपर रहेगा सर, वो थोड़ा सा फिर वापस जो 2016 या पहले के होते थे ऑलमोस्ट उसके जैसे ही आएंगे। रीजन, आप कभी भी जो नीट के क्वेश्चंस है उसको आप जेई एडवांस के जैसा तो बना नहीं सकते ना सर, क्योंकि उधर का रिक्वायरमेंट अलग है। भाई किसी को इंजीनियर बनना है तो उसके थिंकिंग सोच अलग होनी चाहिए, उसके एंट्रेंस का एग्जाम का जो तरीका है वो अलग है। हमें डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर के जो अप्रोच है, थिंकिंग है, उसके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके थिंकिंग के हिसाब से पेपर बनाया जाता है। इसलिए जो नीट के को पेपर हैं उसको नीट के हिसाब से डॉक्टर बनाने हैं, उसके हिसाब से ही पेपर होने चाहिए। अगर हमें इंजीनियर बनाना है तो उसके हिसाब से जो जेई के पेपर है उसके हिसाब से पेपर होने चाहिए। तो दोनों के जो है ऑब्वियसली थोड़े से चीजें अलग तो है। इसलिए कभी भी बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इस बार जेई के जैसा अब आगे क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा नीट में। भाई नीट का पेपर हाई हो गया तो क्या अब हमें प्रिपरेशन जेई एडवांस के जैसा नीट में करेंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप ये बताइए कि सर जो जेई एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं उनका जो मैथमेटिकल एंगल स्कोप है, लेवल है, वो अलग होता है। बिल्कुल सर। तो अल्टीमेटली फिजिक्स को नीट और जेई में अलग कौन करता है? उसके अंदर आने वाला मैथमेटिकल एंगल। बिल्कुल सही है। तो आप किसी भी हालत में मैथमेटिकल एंगल नीट में जेई के हिसाब का तो ला ही नहीं सकते, क्योंकि जेई में जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, या सिंपल कॉमन से, अगर मैं कॉमन कैलकुलेशन की बात करूं एक आम भाषा, आम लोगों को समझने के हिसाब से, अगर मैं आपसे पूछूं किसी से भी बच्चों से कि 3 2 जा क्या होता है 6, कोई भी बच्चा आंसर करेगा। लेकिन अगर वही 19 5 जा पूछ दे, 19 4 जा पूछ दे, तो उसको सोचने में थोड़े से टाइम लग जाता है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके का मैथमेटिकल अप्रोच नीट और जेई में थोड़े अलग जाते हैं। जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कंप्लीट मैथमेटिक्स डिटेल में जाना होता है, वहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के डेप्थ लेवल ज्यादा है। यहां फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या और भी मैथ्स के जो पार्ट है उसके एप्लीकेशन है, लेकिन फिजिक्स में जो मैथ्स का एप्लीकेशन 12th लेवल पे है उस पर एक लिमिटेशन भी है। इसलिए नीट को पढ़ाने में हमें उस लेवल को जरूर ले जाना पड़ेगा, लेकिन जो नीट के हिसाब से मैथमेटिकल लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को ही रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसके बच्चों के ऊपर ऐसा स्ट्रेस डाल दो कि वो नहीं बच्चे अब नीट के बजाय तुमको जेई के लेवल का मैथ्स करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। नीट में जहां तक मैथ्स का डेप्थ चाहिए उस डेप्थ तक जाना पड़ेगा, लेकिन फार्मूला बेस जैसे पहले सोच रहे थे, बीचों में एक ट्रेंड सा आ रहा था धीरे धीरे कि नहीं फार्मूला बेस कर लो, इतने में ही काम चल जाएगा, ट्रिक्स बना दो, इससे काम चल जाएगा। तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको सब्जेक्ट को ढंग से सीखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल अप्रोच पे ध्यान देना पड़ेगा, सब्जेक्ट के जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एसर्शन रीजन के एस्पेक्ट से भी देखने पड़ेंगे। मैचिंग द कॉलम जो आ रहे हैं तो क्वेश्चंस वो नहीं आए हैं लेकिन आगे भी आ सकते हैं, वो सारे वैरायटी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, मतलब फिजिक्स में मैथ का डेप्थ लेवल क्या होना चाहिए, इस पे टीचर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अननेसेसरी नीट के बच्चों को पेपर हाई हो गया, टफ आ गया, इस नाम पे उनको अननेसेसरी परेशान भी करना और आगे फ्यूचर में वो परेशानी में आ जाए, दिक्कत में आ जाए, वो चीज़ें भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे टीचरों की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है, एक बहुत अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ बच्चों को, अभी नीट के बच्चों को आने वाले साल के लिए बहुत ही संभाल के हमें लेके चलना पड़ेगा। हमें किस लेवल तक डेप्थ में जाना है उस बात को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। हमें एक जो है एक पतला सा लाइन जरूर देखना पड़ेगा कि नहीं ये नीट है और ये जेई एडवांस है, ये जेई मेंस है, तो सब में डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंस को बहुत ही टीचर को फाइन तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ बच्चों के अंदर नहीं होगी। और इन चीज़ों पे सबसे बच्चों को जो हेल्प करेगा वो करेगा सर स्टडी मटेरियल। तो जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट्स के होते हैं उसमें चीज़ों को हर तरीके से, हर पहलू पे चीज़ों को ध्यान रख के चीज़ों को किया जाता है। इसलिए मैं तो अभी भी बच्चों को यही बोलूँगा कि जो स्टडी मटेरियल है उस पर बहुत अच्छे से फोकस करें, क्योंकि अगर हमें अपने आईआईबी के स्टडी मटेरियल की बात करूँ सर, अभी इस साल भी जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के मिलते जुलते जवाब आपको, हर सवाल का जवाब में इस साल भी हम लोगों ने बना के दिया है। तो जो बच्चे मॉड्यूल को A to Z अच्छे से करते हैं वो क्वेश्चन किसी भी वैरायटी के आएंगे, टफनेस लेवल किसी पे भी जाएगा, बच्चे आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं।
इसलिए आपको अननेसेसरी एडवांस साइड में जेई के उस तरह पे नहीं जाना है। आपको अपने ही नीट के स्टडी मटेरियल पे फोकस्ड रहना है, और नीट के स्टडी मटेरियल में जो भी चीजें हैं, जैसे एक्यूरेसी अचीवर है, रैंक बूस्टर है, जितने भी वैरायटी की चीजें हैं, वो सारे चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। और उसी चीज पे अगर आप फोकस रहेंगे तो आने वाले साल में 2026 में नीट के प्रिपरेशन में कहीं पे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और जो फैकल्टी हैं, टीचर हैं, वो ऑलरेडी इन सब चीजों से क्रॉस किए हुए हैं, तो उनको पता है सर। तो टीचर बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। तो मैं टीचरों से भी, जितने भी सारे लोग प्रिपेयर कराते हैं बच्चों से, सब पे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली इस साल जो बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें। उनके कैलकुलेशन पार्ट पे थोड़े से, जहाँ तक वो बच्चे जा सकते हैं नीट के में जितना ज़रूरत है उस लेवल से उनको लेके चलें, और स्टडी मटेरियल में जो चीज़ें हैं दिया हुआ, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हुए चीज़ों को ध्यान दें। अगर इन सब चीज़ों को करते चले जाएंगे तो 2026 के बच्चों को निश्चित ही किसी भी तरह के का कोई भी परेशानी नहीं आएगा सर। बिल्कुल सर। सर जैसे अपन बात कर रहे हैं नीट पे चर्चा, बात एक ही है कि नीट पे चर्चा इस बार सिर्फ फिजिक्स पे हो रही है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर आया ही ऐसा है कि मेन बात होनी फिजिक्स पे चाहिए। हाँ। तो अब अगर हम कट ऑफ पे आते हैं सर, हाँ। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है कि एक तो कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए क्या जानी चाहिए, और उस जनरल कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स फिजिक्स में कितना स्कोर ले आए और वो सेफ हो जाए, इस पे आपको क्या लगता है सर? सचिन सर देखिए कि इस बार मुझे जो लग रहा है कि बायो में जो ठीक ठाक बच्चे हैं उन्होंने 300 का तो स्कोर किया है। बिल्कुल आराम से किया है सर। और आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री में भी बच्चों ने 120 130 तक आराम से किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 300 और 120 मिला लो सर, बिल्कुल, तो 420 हो गया। 420 से 430 हो गया है। 430 हो गया। तो अब देखो सर, इस बार जिन बच्चों का भी एग्रीगेट 500 प्लस है वो तो सर आराम से सेफ हैं। हालांकि 500 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ सर, 470 तक में भी आराम से बच्चों के सिलेक्शन है। जनरल कैटेगरी में सर 470 में आराम से सिलेक्शन है। खास करके अपने महाराष्ट्र स्टेट में तो पक्का से सर 470 प्लस में है सिलेक्शन। ओके। तो अगर आप 500 भी लेके चलते हैं तो बच्चों को फिजिक्स में क्या 70 मार्क्स के भी आसपास अगर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन है सर। तो फिजिक्स का इस बार का सेफ स्कोर 70 प्लस है सर। और ये बातें सर बिल्कुल उनके जैसे हो गए। अब मुझे थोड़े पुराने ज़माने की याद आ रही है सर। कोविड से पहले जब बच्चे नीट का प्रिपरेशन करते थे तो नीट के बच्चे आपको पता ही है सर, हमेशा थोड़े से फिजिक्स के लेके, तो हमेशा से, ये तो आज की बात है छोड़ो, पहले भी फिजिक्स को लेके बच्चों को, नीट के लिए बच्चों को थोड़ा सा रहता ही है कि चलो फिजिक्स का सर कैसे होगा। तो पहले भी बच्चे आते थे कि जो है सर बायो हमारा अच्छा है सर, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है सर, फिजिक्स का किसी तरीके से सर 60-70 अगर हो जाएगा सर तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो पहले होती थी ना बातें, इस बार सर वही चीज़ें हो गई। नहीं बिल्कुल सर, फिजिक्स के बारे में बच्चे आके इवन सिर्फ आपसे ही नहीं, बायो में और केमिस्ट्री में भी आके वो हमसे हमारे सब्जेक्ट की बात कम, वो फिजिक्स की बात ज़्यादा करते हैं। तो वो वाली चीज़ है। और जो आपने स्कोर बताया 70 प्लस, मुझे लगता है जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्कोर को लेके खुश तो हुए होंगे। जो बच्चे 80, 90, 100 प्लस तक गए हैं उनको लग रहा होगा कि हमने बहुत ज़बरदस्त कुछ करके आए हैं। जब बच्चा एकदम पेपर से आके मिला तो हम लोग उस टाइम पे लाइव में बात कर रहे थे, तो बच्चा जब एकदम आके मिला तो वो बात करते हुए भी डर रहा था कि सर फिजिक्स में मेरे 10 क्वेश्चन तो छूट गए, 15 क्वेश्चन तो छूट गए, मेरा क्या होगा। लेकिन जब ऑल ओवर सिनेरियो पता लगा तो सब लोगों का एक ही मैसेज था, हम सब लोगों का मिलके, कि कहीं पे भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा अभी आपने बोला कि 70-80 मार्क्स आ गए तो एकदम मजे ही मजे हैं, कोई इशू है ही नहीं, जीएमसी पक्का है। पक्का सर। पहले देखो सर कि एम्स के एग्ज़ाम अलग थे, पीएमटी के एग्ज़ाम अलग थे, तो उस समय एक कैटेगरी बच्चों का ये भी होता था कि नहीं हमको सर एम्स जाना है। तो उस समय भी एम्स के लिए बच्चे को प्रिपरेशन ऐसा करता था कि भाई ठीक है हमको अच्छे स्कोर आने चाहिए। तो आज भी ठीक है, अब पेपर दोनों के कंबाइन हो रहे हैं, नीट के थ्रू ही एम्स में भी मिलना है, नीट के थ्रू ही आपको जीएमसी भी मिलना है। लेकिन एम्स के लिए जो बच्चों का ख्वाब चल रहा था ये बीच में पिछले 4 साल के पेपर में कि भाई अगर एम्स चाहिए तो नहीं, अपने को 700 ही चाहिए, तो इस बार उस तरीके का नहीं है। जिन बच्चों को एम्स चाहिए, मतलब अगर बच्चों का 120, 110 अगर बहुत इस तरह के स्कोर्स आ रहे हैं तो वो बच्चे एम्स को अचीव कर जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो जैसा आप बता रहे हो सर, 70 के आसपास आराम से, कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए जो बच्चों ने ऐसा स्कोर किया है बिल्कुल खुश रहें, हैप्पी रहें, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सर ने तो अपने कट ऑफ का एकदम ओपिनियन दे दिया है कि 470 480 अगर स्कोर आ रहा है तो बच्चे सेफ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे और गार्जियन हमें सुन रहे हैं, ये सर का पर्सनल ओपिनियन सुनने के बाद डेफिनेटली वो बहुत खुश हो गए होंगे। और हमें भी, मुझे भी पर्सनल ओपिनियन ऐसा ही लग रहा है कि और 10-15 नंबर का डिफरेंस मान सकते हैं कि जिसमें हो जाना चाहिए। मैम, अब मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा कट ऑफ के रिगार्डिंग, कि जैसा सर ने कहा कि 480 के आसपास बच्चा अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है जनरल कैटेगरी इन महाराष्ट्र। करेक्ट। एक तो इस पे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। एक कहीं ना कहीं जब बच्चे हम सब लोगों से आके पेपर के बाद मिले तो बच्चों के दिमाग में था कहीं ना कहीं कि सर हम तो सोच रहे थे 680 690 700 हम लाएंगे, हमारा स्कोर 560 आ रहा है या 570 आ रहा है। मैम, आपको क्या लगता है कि लास्ट ईयर जो 680 पे रैंक आई वो इस बार किस मार्क्स पे रैंक आ जानी चाहिए? मैम सर देखिए, मैं एक चीज़ तो यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। कहते कि दुनिया परिवर्तनशील है और मार्क्स, एग्ज़ाम और एग्ज़ाम लेने के तरीके, हर चीज़ में बदलाव आना ही चाहिए। अब हम इतने सालों से नीट होते हुए देख रहे हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 2016 में, आज भी मुझे याद है, 490 470 480 स्कोर करने वाले ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को आसानी से जा रहे थे। जैसे कुछ समय पहले मनीष सर भी बोल रहे थे कि बच्चे फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बायो में स्कोर कर लेते थे 300 320 तक, केमिस्ट्री में भी कर लेते थे आराम से 100 150 तक, और फिजिक्स वो लोग सिर्फ नंबर लगने के लिए ही करते थे। मतलब मैं आपको 2016 2017 तक की सिनेरियो बता रही हूँ। धीरे धीरे हमने देखा कि नीट के थ्रू कट ऑफ की मात्रा बढ़ता गया। हर साल जो 490 में सिलेक्शन हो रहा था, 2017 आते आते वो 505 510 तक आ गया, 2018 आते आते वो 530 40 तक आता गया, 2019 20 तक ये स्कोर बढ़ता गया, 21 22 23 24 तक हमने देखा, और 2024 में हमने ये देखा कि 630 स्कोर करने वाला ओपन कैटेगरी कोई कैंडिडेट रिपीट करने के लिए आया। उसी से हमने अंदाजा ये लगाया, या फिर ये ट्रेंड बन चुकी थी कि बच्चों के दिमाग में ये सर आ भी चुका था कि जब तक 650 नहीं आएगा शायद हम सेफ नहीं हैं। इसी माइंडसेट के साथ पेरेंट्स भी, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी बच्चों की प्रिपरेशन भी करवा रहे थे। हम लोग बार बार बच्चों को बोल रहे थे, देखो बेटा 640 650 पे आप सेफ हो जाओगे। लेकिन बात किसके ऊपर, ये तो एक मतलब रिलेटिव फिनोमिनन हो गया ना कि इस तरीके से चल रहा था ट्रेंड, इसलिए हम भी बोल रहे थे और आपको भी यही पता था। लेकिन जैसे ही 4 मई 2025 को नीट की एग्जाम हो गया और अचानक से एक बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन दिखाई दिया, इस एग्जाम को देख के बाहर आने के बाद जब सारा डिस्कशन हुआ सर, हमें आज ये समझ में आ रहा है कि जो कंडीशन 2016 या 2017 में था वो सिनेरियो फिर से वापस आ गया कि जो बच्चे ने बायोलॉजी में 300 स्कोर कर लिया, इट इज ए गुड स्कोर। जो बच्चे ने केमिस्ट्री में 130 140 तक 120 तक स्कोर कर लिया, इट इज ए गुड स्कोर। और जिस बच्चे ने एटलीस्ट अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखा, सर जैसे कह रहे थे कि सिलेक्टिवली क्वेश्चंस को आंसर किया, समय के अंदर आंसर किया, बहुत लेंथी क्वेश्चन को थोड़ा बगल में रखती, जो आसान क्वेश्चन है उसको पिकअप करके आंसर किया। पहले भी सर ने बोला है, मनीष सर की मैंने पहला वाला वीडियो भी देखा था, सर ने कहा था कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो आसान थे, जैसे कि 8 से 9 क्वेश्चंस तो एकदम इजी लेवल के थे सर, जैसे कि मुझे लग रहा है मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस थे। जो बच्चों ने सिंसियरली इजी एंड मॉडरेट को सिलेक्शन किया, सिलेक्ट करके उनको पहले कर लिया, उन लोगों ने आज फिजिक्स में अच्छा ही स्कोर कर लिया है। हमारे पास बच्चों ने फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है। आई एम प्राउड टू से कि इतना डिफिकल्ट पेपर होने के बावजूद भी IIBians ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। ये समय से पहले मैं किसी की स्कोर बता नहीं सकती हूँ, इसलिए आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग, बट स्कोरिंग बहुत अच्छा हुआ है बच्चों का। अब आज के डेट में फिजिक्स में जैसे सर बोल रहे हैं, एक बच्चा 70+ ले लेगा, इट इज ए डिसेंट स्कोर, 80+ ले लेगा, इट इज ए डिसेंट स्कोर, 100+ ले लेगा, इट इज ए वेरी गुड स्कोर, 120 ले रहा है, इट इज ए एक्सेलेंट स्कोर। एग्जैक्टली डेफिनेशंस बदलते जाता है। ये साल आपको एग्जाम देते हुए जो समझ में नहीं आया, और एग्जैक्टली एग्जाम हॉल के बाहर आप निकलने के बाद जो हमें समझ में आया कि मार्क्स मैटर नहीं करते बेटा, आपका रैंक मैटर करता है। ये साल मार्क्स का नहीं है, ये साल रैंक्स का है। आप जिन मार्क्स के साथ आज हो, उन्हीं मार्क्स के साथ पिछले साल के बच्चों की अगर आप रैंक देखोगे तो वो कई कम थे, लेकिन वो रैंक आपको नहीं देखना है।
जो जैसे सर ने अभी मुझे पूछा कि जो बच्चा 680 पे पिछले साल जो रैंक में था, अगर मैं गलत नहीं हूँ या फिर हमारी इतने साल की जो एक अनुभव रहा है उससे में कि प्रेडिक्शन आप मार्केट में भी देख रहे हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, सभी लोग इतना ज्यादा मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर प्रकार की प्रेडिक्शंस आप में और हर एक पेरेंट देख रहा है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये बार की कटअप 480-90 तक बहुत हो गया, 495 तक या फिर और थोड़ा नीचे जाके 470 तक भी आ सकता है। अगर इस प्रकार का कटअप रहा बेटा तो आप ही इमेजिन कीजिए कि इफ यू आर एट 500 यू आर प्रॉपरली सेफ, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही रहा है। ये तो हम ओपन कैटेगरी की बात कह रहे हैं। जब आप सर ओबीसी के बारे में आप बात करेंगे, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिर बाकी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, वो तो स्कोर्स और भी, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा का है, कोई मिलिट्री कोटा का है, कोई लेडीज कोटा में भी थोड़े मार्क्स कम हो जाते हैं। ये सारी चीजें तो आपको एप्लीकेबल होने ही वाला है। अब जैसे सर ने कहा या फिर मैं कह रही हूँ, ये 480-90 का प्रेडिक्शन ये हमारा पर्सनल प्रेडिक्शन है, बट आप देखिए ये प्रेडिक्शन के साथ एक चीज याद रखिए कि ये साल डेफिनेशन हर चीज का बदल चुका है कि फिजिक्स ए गुड स्टूडेंट इफ ही स्कोरिंग 120 इज ए गुड स्टूडेंट, chemistry somebody is scoring 130-140 is a good student, biology somebody is scoring 300-310 is a good student। एक समय था कि 360 355 350 आसानी से आ रहा था, लेकिन आज की डेट में अगर आप पूछोगे बेटा ये सारे मार्क्स जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे मार्क्स डिसेंट मार्क्स है और इन मार्क्स के साथ आपका जो स्कोर बनता है ये एक सेफ स्कोर बनता है। बहुत सारे बच्चे जो अभी हमको सुन रहे हैं उनको अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि जिन स्कोर्स के साथ वो पैनिक हो रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, इन दरमियान बहुत सारे बच्चों से बात हुई है सर, जनरली बच्चे पूछते हैं मैम 480 आ गया है, मतलब मुझे रिपीट करना है क्या? अब 480, 490, 470, 500 तक अगर आप ओपन कैटेगरी के बच्चे हो तो हमें आप उन लोगों को बोल रहे हैं कि आप सेफ हो, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, आप रास्ता देख सकते हो, क्योंकि 480 प्लस तो सेफ ही। 470 से नीचे अगर आपका स्कोर ओपन कैटेगरी में आ रहा है तो थोड़ा वहां पे दुविधा बनाई रहती है कि आपको शायद अगले बार के लिए सोचना पड़ेगा, बट 480 प्लस ओपन कैंडिडेट इज कंप्लीटली सेफ। क्या लग रहा है सर आपको? नहीं बिल्कुल, मुझे तो मुझे ऐसा ही वही लग लग रहा है मैम जो आप बोल रहे हैं ना कि ये हमारे पर्सनल ओपिनियन है। यस यस, एक्चुअल में तो तभी पता लगेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा या उससे पहले OMR जब OMR और NT आंसर की आ जाती है yes. तब और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कट ऑफ के बारे में। सर आप इतने दिनों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, इतना नॉलेज है आपको इस फील्ड में, मुझे आप बताइए सर कि केमिस्ट्री का पेपर जो ये साल आया था, क्या ये पेपर एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक साधारण बच्चा जिसने प्रिपरेशन किया था नीट के लिए, उसके एक्सपेक्टेशन वाइज था या उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हायर था? आपको क्या लग रहा है? मैम देखिए, अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर की बात करूं जी, तो पेपर डेफिनेटली इजी तो नहीं था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा खासा लेवल बढ़ा दिया था, लेकिन जैसे मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि आज की नीट पे चर्चा फिजिक्स की बात हो रही है। हाँ सर। तो हुआ क्या है कि फिजिक्स का लेवल ऐसा आ गया कि उसके सामने हमारा लेवल इजी लगने लगा, मतलब फिजिक्स इतना हाई लेवल पर चला गया कि हम रिलेटिवली नीचे आ गए, और यही वजह है कि हम लाइमलाइट से हट गए, फिजिक्स से लाइमलाइट में आ गया। ये तो ये साल ही फिजिक्स का है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करें तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मैम जो 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किए थे। इस बार 180 लाना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी केमिस्ट्री के अंदर भी। बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स ऐसे निकल के आएंगे जिनका ये परफेक्ट स्कोर आएगा। कुछ रीजन वो भी है कि कहीं ना कहीं बायो थोड़ा लेंदी आना, टाइमिंग प्रॉपर अरेंज बच्चे का नहीं कर पाना, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो इस बार डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में केमिस्ट्री में अच्छा खासा था। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन चाहे थोड़े लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम आए, लेकिन बहुत घुमा के दिए। क्योंकि रीजन बिंग क्या है, जैसे हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हम भी बायो की तरह बच्चों को बोलते हैं कि भैया एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ लो। हाँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आप लोगों से जितना बात कर पा रहा हूँ बायो वालों से, अब वो भी ये नहीं बोल रहे हैं कि लाइन टू लाइन से काम चल रहा है। करेक्ट, हाँ सर। चीजें डीकोड करना बहुत जरूरी है। पहले सब लोग बोलते थे कि सिलेबस मतलब एनसीईआरटी, बट वो एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। एनसीईआरटी को डीकोड करना जरूरी है। वो केमिस्ट्री के पेपर में भी कहीं ना कहीं दिखाई दिया है। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आए फिजिकल के अंदर, थर्मोडायनामिक्स का एक न्यूमेरिकल था जिसको करने के लिए टाइम लग रहा था, लेकिन वो टाइम बच्चों के पास कहीं था नहीं। तो कहीं ना कहीं चीजें थी, वो कहीं ना कहीं वो चीजें इस बार जहाँ बच्चा उलझ गया। और जितना आप लोगों से भी चर्चा हुई मैम, जब हम बात फिजिक्स केमिस्ट्री की कर ही रहे हैं तो बच्चा शुरुआत, हम हमेशा क्लास के अंदर बोलते हैं चाहे टीचर फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, कि शुरुआत बच्चा बायो से ही करे, क्योंकि बायो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन इस बार जो आप लोग बता रहे थे, तो मैम आपको क्या लगता है कि बायो के अंदर भी पेपर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ चेंजेस, कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाई है क्या एनटीए? जरूर सर, क्योंकि
पहली चीज़ कि बायो जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एज वी नो कि बच्चे नीट के लिए जा रहे हैं, मेडिकल फील्ड के लिए एम कर रहे हैं, तो बायो को सबसे ज़्यादा अहमियत भी देते हैं और 50% मार्क देने वाला सब्जेक्ट भी है। उनकी रैंक डिसाइड भी उसी स्कोर से होता है, तो बच्चे दे आर सीरियस अबाउट बायो। बट प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि बायो की भी वही प्रॉब्लम थी जैसे फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस में देख रही थी, आपको पढ़ने में ही इतना ज़्यादा समय लग रहा है और उसके अंदर डाटा ही इतना ज़्यादा दे दिया है कि आपको सारा कुछ पढ़ना, पूरे डाटा को याद रखना और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करके आंसर तक आना। यहाँ पे जहाँ पे एक बच्चे के पास प्रति क्वेश्चन 1 मिनट होता है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट, वहाँ हम सलाह देते हैं कि बायो थोड़ा अगर आप जल्दी करोगे 40 सेकंड में करोगे एक क्वेश्चन, अगर छोटा सा क्वेश्चन है सिंगल आंसर टाइप 30 सेकंड में करोगे, वहाँ फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए यहाँ से 20 सेकंड वहाँ से 30 सेकंड बचा रहे हो। ये जनरल स्ट्रेटेजी होता है जो हम इनको 2 साल में सिखाते हैं कि अगर आपका पूरा बायो 50 सेकंड 50 मिनट में हो रहा है विथ बबलिंग, तो आप यहाँ पे 10 मिनट बचा रहे हो फिजिक्स के लिए। उसी प्रकार से आपकी केमिस्ट्री अगर वही 45 से 50 मिनट में हो रहा है, वहाँ भी आप 10 मिनट बचा रहे हो फिजिक्स के लिए, तो आपको फिजिक्स के लिए लगभग एक घंटा 20 मिनट का समय मिल जाता है। आपकी बाकी का थंब ये वो सब होके भी आपको 1 घंटा समय फिजिक्स के लिए मिलता है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, वहाँ समय लगेगा। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि बच्चे को बायो की ही पेपर सॉल्व करते हुए कहीं 1 घंटा लग गया, कहीं 1 घंटा 20 मिनट लग गया, किसी को 55 मिनट लग गया, तो किसी को 60 मिनट लग गया, तो यहाँ 5 मिनट चला गया। फिर केमिस्ट्री में चले गए, थोड़ा और पैनिक हो गई क्योंकि वहां फिर लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है। आता नहीं था ऐसा कोई सवाल नहीं था, बच्चा जानता नहीं था ऐसा कोई सवाल नहीं था, या फिर बच्चा एक्सपोज नहीं हुआ था ऐसा कोई सवाल नहीं था। स्पेशली अगर वो आया भी नहीं है तो फिर इस प्रकार की क्वेश्चंस वो बार बार देखा है, समझा है, किया है, उसके लिए नया कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम वही जैसे सर पहले बोले कि एग्जाम देने की एक मानसिकता होता है और एग्जाम देते हुए आपकी दिमाग किस तरीके से क्वेश्चंस को रीड कर रहा है, किस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरीके से उस चीज को जिसको उसने परसीव किया उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ बच्चे लेंथी क्वेश्चंस को छोड़ दिए और छोटे छोटे सबको आंसर करके फिर लेंथी की तरफ आए, लेकिन कुछ बच्चे छोटे को लेंथी को एक जैसे करते गए, इस वजह से वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। अब जब बायो और केमिस्ट्री में इतना ज्यादा समय चला गया, फिजिक्स पहले से ही कैलकुलेटिव था, पूरे क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड आए थे। पिछले साल के प्रेडिक्शन के हिसाब से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, जितना सर तो जरूर बोलेंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, एसर्शन रीजन, ये सब कुछ था ही नहीं, कंप्लीटली इक्वेशन के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर क्वेश्चन थे। वही बात कहूंगी कि नीट इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम। ये हम इस एग्जाम से तो बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए। सर देखिए, फिजिक्स के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अगर हम वापस वही 4 मई 2025 वाले दिन पे जाएं, वही 5:15 साढ़े 5 बजे का टाइम था, हम ही तीनों लोग कहीं ना कहीं लाइव थे। तो जब बच्चों के ओपिनियन आने स्टार्ट हुए, मैं सीरियसली, मैं तो मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, जैसे ही फिजिक्स की बातें शुरू हुई तब ये लग रहा था कि यार फिजिक्स का डिस्कशन कर भी पाएंगे इस बार या नहीं कर पाएंगे। सर ये थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में था। इंटरप्ट करूंगी, मैं लाइव ले रही थी, आप आए मुझे ज्वाइन होने के लिए। मैंने सर को इशारों से ही पूछा कि सर पेपर कैसा है, और सर का पहला रिएक्शन था मैम फिजिक्स बहुत टफ है। तो मेरी भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग डर ही गए थे वो सुन के। जब तक मैं स्टूडियो से बाहर भी नहीं निकली थी, सर का पहला ही रिएक्शन था कि सर मैम पेपर फिजिक्स डिफिकल्ट आया है। ये मुझे अभी भी याद है, सचिन सर ने मुझे कहा। एंड मैं निकली जैसे ही स्टूडियो से सचिन सर को हैंड ओवर करके, सचिन सर ने नेक्स्ट सेशन शुरू किया और मैं नीचे गई बायो की वर रूम में और मैं देख रही हूँ कि फिजिक्स की तो डिस्कशन शुरू हो चुका है, जबकि मुझे ये उम्मीद भी नहीं था कि फिजिक्स की टीम आएगी और डिस्कशन भी करेगी। शायद डिस्कशन मुझे लगा था केमिस्ट्री से ही शुरू होगा। और मैम मैं एक बार इसमें और आपको बताऊं, देखिए क्योंकि हम ऐसी जगह से आते हैं जहाँ हम सब लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पाया और देख पाया, IIB फिजिक्स टीम ही एक ऐसी टीम थी जिसने सबसे पहले फिजिक्स का डिस्कशन स्टार्ट किया। मुझे लग रहा है सर नेशनल लेवल पे हमारी टीम ने सबसे पहले फिजिक्स के डिस्कशन शुरू किया। हेड्स ऑफ है, हेड्स ऑफ है, सही में, सही तो क्लैप करना चाहिए पूरी फिजिक्स टीम को। हाँ सर सही में कि और मैं जब फिजिक्स वॉर रूम में हम लोग गए तो हम देख रहे थे कि सब लोग चर्चा में लगे हुए हैं और थोड़ी देर के बाद बोले सर तैयार है। करेक्ट। जहां पे बच्चे ये ओपिनियन दे रहे हैं, बच्चों की ये बातें आ रही हैं, तब इस टीम को देख के लगा कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ कमाल करके आए हो। करेक्ट। अगर केमिस्ट्री के पेपर की मैं जनरलाइज बात करूं, जैसे हम फिजिक्स में रेगुलर बात कर ही रहे हैं, तो केमिस्ट्री का पेपर हमेशा से स्कोरिंग रहा है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें नीट 2025 के अंदर, तो केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट या मॉडरेट से भी थोड़ा ऊपर लेवल पे हम बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं झलक रही है, एनटीए जो कर रहा है। जैसे इस बार की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे दे दिए
8 to 9 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, और जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन लेंथी अपने आप बन जाता है। तो उन सब चीज़ों को हम केमिस्ट्री में कैसे करें, इसके बारे में हम डेफिनेटली आज के एपिसोड में हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो अगर मैं केमिस्ट्री के लिए रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ 3 सेक्शन है, और तीनों सेक्शन को प्रिपेयर करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। पिछले कुछ सालों से अगर हम एनटीए को देखें तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी एनटीए ने एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया है। तो वो वाली चीज़ हमें डेफिनेटली हमारी स्टडी में भी लानी चाहिए कि हम एनसीईआरटी को भी लाइन टू लाइन पढ़ें। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये श्योर है कि कहीं ना कहीं उसको डीकोड करके क्वेश्चन बनाया जरूर जाएगा। तो एक तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस जो हम सिर्फ पहले थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक में बात किया करते थे, वो कहीं ना कहीं फिजिकल में और ऑर्गेनिक में भी आ गया है। फिजिकल के अंदर हमेशा से न्यूमेरिकल सेक्शन रहा है, वहाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिजिक्स का टच आता ही है, इसीलिए उसका नाम भी फिजिकल केमिस्ट्री है। तो जो बेसिक मैथ्स हम फिजिक्स में करते हैं वो बहुत सारी काम हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में भी आती है। इनऑर्गेनिक में जैसे मैंने पहले भी बोला कि इस बार क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घुमा के दिए, कुछ क्वेश्चंस को हमने भी बहुत बार सोचा कि आंसर्स एग्जैक्टली ये आना ही चाहिए, तो हमने भी उसमें बहुत सारे डिस्कशंस किए। तो इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी हमेशा से इंपॉर्टेंस रही है, तो वो आपको सारी की सारी चीज़ें, भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं लेकिन क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ा दी है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक का जो बेस है वो जीओसी है। अगर जीओसी आपका स्ट्रांग है, रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपका स्ट्रांग है, तो ऑर्गेनिक में आगे कहीं भी आपको दिक्कत आती नहीं है। और ऑर्गेनिक ऐसा है जो पूरा का पूरा कनेक्टेड है। अगर आप ऑर्गेनिक को पढ़ रहे हैं तो आपको वन शॉट में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो चैप्टर वाइज नहीं है। जैसे फिजिकल में आपने केमिकल काइनेटिक्स अलग किया, मोल कॉन्सेप्ट अलग किया तो चलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक आपको वन शॉट में करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री डेफिनेटली स्कोरिंग है, केमिस्ट्री में 100-120 स्कोर करना हमेशा से ईजी रहा है, लेकिन जैसे फिजिक्स का इस बार लेंथीनेस बहुत बढ़ा दिया है, तो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है कि केमिस्ट्री में अगर हम स्कोर 150 तक लेके आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही शानदार हो जाएगा और हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत इजी लेवल पे चला जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट्स में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों को अगर इक्वलाइज लेके चलते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हैं, तो केमिस्ट्री में 140-150 तक स्कोर लाना ईजी है और हम ला सकते हैं। केमिस्ट्री की पूरी टीम में, आईआईबी टीम में वो काबिलियत है, हर साल करके दिखाया। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 10+ स्टूडेंट थे जिनका 180 आउट ऑफ 180 स्कोर आया। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 150, 160, 170 तक स्कोर लेके आ रहे हैं। तो हम वो चीज़ें ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, मैच द कॉलम क्वेश्चंस को करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमें केमिस्ट्री में डेफिनेटली करनी पड़ेंगी। तो जो चीज़ हम फिजिक्स में बार बार बात कर रहे हैं, बायो में इस बार पेपर लेंथी आया, तो केमिस्ट्री में भी वो चीज़ आ सकती है, तो उसके लिए हम डेफिनेटली प्रिपेयर है। मैम मुझे लगता है कि ना कभी कभी जैसे हम इंडियन से हम क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं, तो कभी कभी कोई मैच फंस जाता है, तो उस दिन समझ में आता है कि एक्सपीरियंस की वैल्यू क्या है। और जब ऐसे पेपर आते हैं उस दिन समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग टीम और एक्सपीरियंस टीम की जरूरत क्या है। तो वो सर को देख के और सर की टीम को देख के समझ में आता है ये वो दिन था कि जिसकी वजह से फिजिक्स टीम इतनी मजबूती से काम कर पाई। सही बात है सर, सही बात है। मतलब ये पेपर देख के ऐसा लग रहा था कि 2016 की एग्जाम में क्वेश्चंस फिर टफ बोल रहे थे, बट ये तो सर पूरे रिकॉर्ड्स ब्रेक किया। मतलब 2016 से भी वे हाई हेड था क्वेश्चंस, और पूरे जितने सारे नेशनल एनालिसिस आ रहा है सभी चीज़ों से, या हमारी खुद की भी एनालिसिस हो, हमें ये समझ में तो आ ही रहा है। बट ये सभी के बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह उभर के आना बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा फीडबैक सिस्टम के रूप में कहिए, या फिर एक बैकबोन के जैसे खड़े होना, बच्चों को उस पैनिक सिचुएशन से निकाल पाना और बच्चों को फिर से ईज में लाना, पेरेंट्स को ईज में लाना। और जितने लोग हमारे ये सेशन देख रहे हैं उन पेरेंट्स को एक अनुरोध करना चाहूंगी कि बिल्कुल पैनिक मत होइए, क्योंकि आप और हम ही बच्चे के सबसे बड़े बैकबोन होते हैं। क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा भरोसा भी हमारे ऊपर करता है, और सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका भी अगर उसकी ज़िंदगी में कोई निभाता है वो उसकी गुरु और उसकी पेरेंट्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ी समय है कि हम उनका साथ दें, उनकी इमोशनल बैलेंस को मेंटेन रखें, और उनको हम ज़रूर ये बताएं कि कोई भी चीज़ जो होता है जीवन में वो कभी कांस्टेंट नहीं होता है, वो परिवर्तनशील होता है। जैसे आज का नीट हो, उसका रिजल्ट हो, स्कोर हो, रैंक हो, मेडिकल कॉलेज हो, ये लाइफ का परमानेंट चीज़ें नहीं होता है। आगे और भी एग्जाम्स आएंगे, आगे और भी अनुभव आएंगे। हर चीज़ से हमें सीखना है,
नीट एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस था और मैं ये पर्सनली मानती हूँ, सर लोग भी मानेंगे कि जिन बच्चों ने नीट 2025 के थ्रू मेडिकल कॉलेजेस को गए वो सही मायने में वॉरियर्स है। उन्होंने सही मायने में एग्जाम को जैसे लड़ना चाहिए था वैसा लड़ा, अपने अनुभव को सही समय पे सही जगह पे इस्तेमाल किया। क्योंकि देखिए सर, बहुत सारे बच्चों के पास नॉलेज होता है, बहुत सारे बच्चे पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन एग्जाम को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और हमने इस एक्सपीरियंस को सालों से देखते आए और ये साल भी हमने देखा कि बच्चे किस तरीके से नीट की इस पैनिक सिचुएशन को हैंडल किए। बहुत सारे स्टूडेंट से हमें भी कुछ सीखने के लिए मिला। मैं मतलब आप जो मैसेज दे रहे हो बहुत ही अच्छा मैसेज है, जो इस बार एग्जाम देके बच्चे आए हैं, मैं इसी मैसेज को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड नीट 2026 या आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो एज ए टीम हमें समझ में आती है। हम कहीं पर भी इतना सब होने के बावजूद भी हम तो कहीं डरे नहीं, हम बच्चों के साथ हर बार खड़े थे। अगले दिन जब हमारी पूरी टीम बैठी थी सब पूरे मैनेजमेंट के साथ, तो अगले साल हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, हम उस पर एकदम तैयार कैसे होंगे, उस पर हम पिछले कुछ 2 हफ्ते से काम कर रहे हैं। प्लस हम बिल्कुल ये नहीं मान रहे इस पेपर को देखने के बाद कि पेपर हम सिर्फ हार्ड लेवल पे जाके तैयारी करवाएं। हमारा ये मानना है कि एनटीए ने इस पेपर के थ्रू एक बहुत बड़ी चीज बता दी है। पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रहा था पेपर के पैटर्न को चेंज करके, कभी असर्शन रीजन दिया, कभी ओनली स्टेटमेंट बेस्ड दे दिए, करेक्ट इनकरेक्ट वाली बात नहीं दी, तो लग रहा था। लेकिन लेवल इस बार चेंज करके अनप्रेडिक्टेबिलिटी का लेवल बढ़ा दिया है। बट हम सब बच्चों से एक ही बात कहना चाहेंगे जो नीट 2026 या आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हार्ड पेपर के लिए तैयारी मत करिए, अनप्रेडिक्टेबल पेपर के लिए तैयारी करिए। हर चीज के लिए आप तैयार रहिए, पूरी टीम, और पूरी टीम ही नहीं सब लोग आप लोगों के साथ है, हर चीज में आप लोगों का साथ देंगे। ऐसा है कि एक चीज तो सही है कि परिस्थितियां आपके सपनों में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए, बट आपके सपने आपकी परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके दिल में चाहत है तो फिर आप जरूर आपकी चाहत के हिसाब से काम कर सकते हो। आपके साथ हम लोग हैं। मतलब ऐसा कहीं पैनिक नहीं होना है कि नीट की एग्जाम 2025 का ऐसा था तो 26 का क्या, क्यों ना नीट छोड़ के और कुछ कर ले। बेटा अगर आज आप इस पर्टिकुलर फील्ड को छोड़ के जा रहे हो तो उसका गारंटी क्या है कि अगले बार आपने जो सिलेक्ट किया उसको भी आप करोगे। इसीलिए सपने बेटा कांस्टेंट होता है, हमें हमारे काम करने की तरीकों को बदलना पड़ता है। क्योंकि सपना जो देखा जाता है ना वो बहुत चाहत के साथ देखा जाता है, बहुत शिद्दत के साथ देखा जाता है। और डॉक्टर बनना है मतलब डॉक्टर ही बनना है, इसमें और कोई दो राह नहीं होता है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है और काम बहुत अच्छे तरीके से करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ देना चाहूंगी कि जो बच्चे जीत गए, जो बच्चे आगे चल गए, जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया, वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम, वी कॉन्ग्रेचुलेट देम थ्रू दिस टीम, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जिनका सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है या कम है या फिर ये साल उनका नहीं था, उनका क्या? उनका यही है कि ये साल उनका नहीं था, नो डाउट, लेकिन अगले साल उनका है। ये साल उनके लिए सही नहीं रहा लेकिन अगले साल उनके लिए बहुत सही रहेगा। क्योंकि इस लेवल की क्वेश्चंस, इस लेवल के पेपर अगर आप फेस करके एक बार आ चुके हो तो अगले साल इससे तो कुछ अलग नहीं होने वाला है। हाँ, परिवर्तित अगर कोई सिस्टम में आएगा, कोई तरीके की क्वेश्चन में आएगा तो उसको हम हैंडल कर ही लेंगे जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक साल की तैयारी काफ़ी होता है नीट के जैसे एग्जाम को फिर से जाके फेस करने के लिए। क्योंकि हम लोग इसीलिए जब रिपीटर्स की बैचेस शुरू करते हैं उसको हम वॉरियर्स की बैचेस कहते हैं, चैलेंजर्स की बैचेस कहते हैं। क्योंकि चैलेंज लेना हमें सीखना ही पड़ेगा जीवन में, क्योंकि जीवन हमेशा चैलेंज लेके हमारे सामने खड़ा रहेगा और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। टीम आया भी आपके साथ है। अगर आपको कहीं भी शंका है कि सिलेक्शन की चांसेस कम है तो देर न करते हुए आपको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने ये बार का एग्जाम देखा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखा, उसकी अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर को देखा, और इसलिए ये बार हमें इस अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो हमें जरूर तैयारी बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा। सर, इसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए मैम, मेरा हमेशा एक मानना है, आप कोई भी जंग लड़िए या कोई भी एग्जाम दीजिए, मुझे ये लगता है कि हारता कोई नहीं है, या तो इंसान जीतता है या इंसान सीखता है। एकदम करेक्ट। अब या तो बच्चे यहाँ जीते हैं या इस पेपर ने उनको बहुत बड़ी सीख दे दी है कि आगे उसी सीख के साथ अगर वो चलेंगे तो आगे कोई चांस ही नहीं है कि वो कहीं रुक पाए। करेक्ट, एकदम करेक्ट। मैं सारे पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश करूंगी कि प्लीज डोंट कंपेयर। आपके बच्चे को किसी भी बच्चे के साथ कंपेयर मत कीजिए, किसी के रिजल्ट के साथ कंपेयर मत कीजिए, किसी के भी साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वो यूनिक है। उसको सिर्फ एक मौका दीजिए, या फिर वो क्या बोलना चाहता है, क्या बनना चाहता है, वो समझिए। क्योंकि इस समय पे अगर हम उसके साथ हैं तो फिर वो बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। इतना ही कहना चाहूँगी। ठीक है, यहाँ तक की तो सर डिस्कशन सही रहा हमारा। जो लोग आसानी से सिलेक्ट हो रहे हैं उनको तो बधाई है, वो तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे। जो लोग
बाउंड्री पे हैं, वो शायद गवर्नमेंट में नहीं तो सेमी गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके लिए वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन सर उनका क्या, जो बच्चे कट ऑफ के नीचे जा रहे हैं, मतलब उनका ना सेमी में हो रहा है ना गवर्नमेंट में हो रहा है, अब वो बच्चे क्या करना चाहिए? रिपीट के लिए आना चाहिए या फिर ये फील्ड छोड़ देना चाहिए या फिर और कुछ करने का सोचना चाहिए? आपको क्या लग रहा है, मतलब बच्चों को क्या करना चाहिए अभी? देखिए मैम, रिपीट किसे करना चाहिए ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा गलत सा हो जाता है, क्योंकि रीजन बीइंग कि रिपीट किसे करना चाहिए स्कोर पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। करेक्ट। कि ऐसा नहीं है कि कोई 350 लेके आ रहा है या 400 लेके आ रहा है तो उसे करना चाहिए, हाँ, और किसी के 200 रह गए तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसी पैनिक की सिचुएशन थी। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी, तो एक स्टूडेंट ऐसे आके मेरे से मिली जो कह रही थी कि सर एक्चुअली क्या है, टीचर्स जनरली बोल देते हैं कि आप एक बार पेपर को थोड़ा स्क्रॉल कर लो। तो मैंने पेपर को जैसे ही स्क्रॉल किया तो मेरी नजर फिजिक्स पे आके रुक गई। अब जैसे ही मैंने वो फिजिक्स का पेपर देखा और थोड़े बहुत मुझे केमिस्ट्री के क्वेश्चन और बायो के पेपर भी क्वेश्चन लेंथी दिखाई दिए, तो मेरे को लग गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। बट अब मुझे लग रहा है पेपर देने के बाद कि अगर मैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ देती तो मेरा स्कोर 400 450 प्लस तक तो इजीली पहुंच जाता। सर ये बात तो मैंने भी बहुत सारे बच्चों से किया, मतलब उन्होंने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ ही देख के घबरा गए, मतलब आगे वो बढ़े ही नहीं। बेसिकली वो स्कोर कहीं मायने नहीं रखता है कि किसी स्कोर वाले को इस कम से कम नीट 2025 के स्कोर के बाद उसको ये सोचना चाहिए कि स्कोर देख के उसे या उसके पेरेंट्स को ये डिसीजन लेना चाहिए कि उसे रिपीट करना है या नहीं करना है। तो 2-3 चीजें हैं। पहला, आपका सपना जो आप पता नहीं कितने सालों से देखते आ रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, वो सपना को हमने जिया है। तो अगर आपको लगता है कि वो जज्बा, वो जुनून, वो जिद अभी तक आपके अंदर बाकी है, तो वो लगता है कि वो जरूर वो एक चांस देना चाहिए। क्योंकि मैम कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने हमारे अब पीछे हम लोगों ने हमेशा देखा है कि लाइफ में कुछ चीजें हमने ऐसे डिसीजन लिए होंगे जहां शायद हमें लगता है कि काश वो हम सब लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं होगा। तो वो जो काश वर्ड होता है ना, वो जिंदगी भर कहीं ना कहीं जीने नहीं देता है, दिल में एक टीस बन जाती है। तो वो जिंदगी में वो टीस ना रहे, तो अगर वो जिद, वो जज्बा, वो जुनून कायम है मैम, मुझे लगता है तो वो हर बच्चे को रिपीट करना चाहिए। स्कोर क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए नीट 2025 में, ऐसा मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मैं कहीं ना कहीं चाहता हूं कि अगेन वही कि फिजिक्स में बच्चा अगर डरा है तो फिजिक्स में क्या करना चाहिए, या सच में क्या बच्चे को फिजिक्स के डर से छोड़ देना चाहिए क्या सर? क्या आपको लगता है क्या कि सिर्फ फिजिक्स के डर से उसको नीट का वो सपना कहीं ना कहीं तोड़ देना चाहिए? हाँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही फिजिक्स की वजह से मे भी बच्चे होंगे जो ये डर रहे, या बच्चे हैं जो डर रहे कि ये साल तो डील नहीं कर पाए, अगले साल कर पाएंगे कि सर वो बायो कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, फिजिक्स का दोबारा वैसा तो नहीं आ जाएगा। हाँ, तो वो सर मतलब आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पे? सर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, किसी का सिलेक्शन होता है, कोई गवर्नमेंट में जा रहा है, कोई प्राइवेट में जा रहा है, कुछ बच्चों का नहीं भी होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो स्टडी किया, क्या ये आपका वेस्ट हो जाता है क्या? बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद मैंने जो 2 साल का स्टडी किया ये मेरा वेस्ट हो गया, लेकिन सच्चाई ये नहीं। आपको जीवन में जो भी आपने स्टडी किया है ये निश्चित ही आपको काम में आने वाला है। बाय चांस अगर आप नीट का प्रिपरेशन छोड़ के किसी और फील्ड में भी जाओगे तो आपने जो यहाँ पे स्टडी किया है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और वो आपको किसी न किसी फील्ड में जहाँ भी जाओगे आप अच्छा ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप मेहनत करना सीख के जाते हो। इसलिए ये तो सबसे पहले बच्चे दिमाग से निकाल दें कि हम जो प्रिपरेशन किए हैं बाय चांस हमारा नहीं भी हुआ है तो हमारा वेस्ट हो गया। ये वेस्ट नहीं हुआ है, ये आपके पर्सनालिटी में चीज़ों को आपको ये ऐड हुआ है। आप कुछ भी करेंगे आप जीवन में बिल्कुल ही अच्छा करेंगे। लेकिन अब वो बच्चा को अगर मान लेते हैं वापस नीट का प्रिपरेशन करना है, जो बच्चों का रह गया इस बार, तो वो अगर फिजिक्स के एंगल से सोचना चाह रहे हैं कि नहीं फिजिक्स मुश्किल आ गया और इस वजह से हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो ये सही डिसीजन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर पेपर टफ है तो ये तो सर और अच्छी बात है कि फिजिक्स में पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, कम क्वेश्चन बनाने से काम हो जाएंगे। और सभी के लिए टफ है, सभी के लिए टफ है। आपने देखा है कि आप तो अभी आईबी टीम के फिजिक्स टीम की जो है आपने बहुत तारीफ की, हम उसके लिए बहुत बहुत आभार हैं कि हम लोगों के चीज़ों को आप लोगों ने रिकॉग्नाइज किया जो है। और तो फिजिक्स टीम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराएगी, चाहे पेपर टफ आए चाहे आसान हो, हर तरीके से बच्चों के साथ फिजिक्स टीम है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट की वजह से अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि हमें प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम फिजिक्स टीम की तरफ से, आईबी की टीम की तरफ से पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आप अगर रुक जा रहे हो और आप चांस लेना चाहते हो, आपके अंदर दम है,
कि हम वापस से नीट करना चाहते हैं, जैसा आपने बोला वो दिल में कसक रखना नहीं चाहते हैं, इस बार करके दिखाना चाहते हैं, तो फिजिक्स टीम पक्का आपके साथ है। आप निश्चित रिपीट कीजिए, आप पक्का से हम लोग आपके साथ हैं और बढ़िया से बढ़िया सिलेक्शन लेके जाएंगे। चाहे पेपर आसान हो, चाहे पेपर मुश्किल हो, चाहे मॉडरेट हो, किसी भी तरह का पेपर होगा, हम फिजिक्स में अच्छा स्कोर करके रहेंगे और नीट में सेलेक्ट होके रहेंगे। सर देखिए, फिजिक्स टीम तो तारीफ के काबिल है ही, वो तो जो हमने की है वो मैम दिल से ही बिल्कुल डेफिनेटली हमने तारीफ की है। ये सारी बातें सही हैं कि फिजिक्स की वजह से अगर कोई बच्चा छोड़ रहा है पेपर, अगर आगे सोचता है कि मुझे नीट नहीं करनी है, जो आपने बोला वो मैसेज तो क्लियरली गया, बट मुद्दे की बात अगेन वही आ जाती है कि अगर दोबारा गलती से वैसा पेपर आ गया तो एक एवरेज बच्चा इस तरह के पेपर में 80+ स्कोर कैसे लाए, उसको अपनी प्रिपरेशन में क्या और चेंजेस लाने चाहिए, आपका इसमें सर क्या कहना है? सचिन सर देखो कि फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आपको बेस बनाने के लिए, और कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप सीख के जाने के बाद एग्जाम में गारंटी से वहां पे क्वेश्चन बना के एकदम कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि नहीं मैंने क्वेश्चन बनाया है, मेरे सही है। भले हो सकता है थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन फिर भी आप श्योर रहोगे कि नहीं मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो मेरे आंसर सही है। जैसे मैं आपको टॉपिक का कुछ नाम बोलता हूं, तो पहले तो 11th के जो स्टार्ट के टॉपिक है उसके बगैर तो फिजिक्स सिखाई नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो बच्चा जब फिजिक्स का प्रिपरेशन करेगा तो सबसे पहले तो स्टार्ट के कुछ बेसिक टॉपिक हैं, जिसमें कि काइनेमेटिक्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, ये सब कुछ बेसिक टॉपिक हैं। उसको आप थोड़े बेसिक वे में इस वे में सीख लीजिए कि फिजिक्स समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आप उस हिसाब से इस चैप्टर को मत लीजिए कि इस चैप्टर के अगर पेपर टफ आएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बना ही लेंगे। इन चैप्टर को उस एंगल से नहीं देखना है। पेपर इजी आएंगे, नॉर्मल आएंगे, मॉडरेट आएंगे, आराम से क्वेश्चन इन चैप्टर के भी बनेंगे, लेकिन इन चैप्टर को देखना है कि नहीं हमको फिजिक्स सब्जेक्ट सीखने के लिए इन चैप्टर की जरूरत है। तो अब सवाल यह है कि सर स्कोर कहां से उठाएंगे? तो सर 12th के जो टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा से स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। क्वेश्चन मुश्किल आने के बाद भी, ठीक है, एक क्वेश्चन बनने में हो सकता है आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन निश्चित से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है सर, मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, खास करके 12th के जो टॉपिक हैं वो हमेशा स्कोरिंग टॉपिक है। उसको सिर्फ समझने के लिए जो बेसिक्स चाहिए वो थोड़े 11th के शुरुआत के टॉपिक के आपके बेस होने चाहिए, और इन सारे 12th के टॉपिक को आप कमांड करके 80, 90, 100, 120 आराम से पहुंच सकते हैं सर ऐसे टफ पेपर में भी। और पेपर इजी आ गया तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, मॉडरेट भी आ गया कुछ भी कर सकते हो, ऐसे टफ पेपर में भी आप आसानी से 120+ कर सकते हैं इन सारे कुछ टॉपिक को तैयार करके। तो ये है सर फिजिक्स में स्कोर करने का सीक्रेट। एक और टॉपिक का नाम बता दो सर। बिल्कुल बताइए सर। यूनिट डायमेंशन। सही बात है, छोटा सा टॉपिक है। एक और टॉपिक का नाम बताओ सर। अल्टरनेटिंग करंट, छोटा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, छोटा सा टॉपिक है, कम टाइम लगते हैं, लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चन बना लेते हो, सिक्योर रहते हो, और आपको पता रहता है कि नहीं हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो सही है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि टीचर्स के साथ आप थोड़े मिलजुल के बच्चों को ये समझ सकता है कि किन किन टॉपिक पे थोड़ा सा स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा ध्यान दें, किस टॉपिक पे हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ ध्यान दें, और ओवरऑल ये सारे टॉपिक हो जाते हैं तो जो बाकी के टॉपिक है अगर आपके ये प्रिपेयर्ड हो गए तो फिर ओवरऑल आप रैंक लाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हर तरह की स्ट्रेटजी सर अपने टीम के साथ है, बस बच्चों को मैदान में उतारने की जरूरत है। सीक्रेट दे दिया है बच्चों को, तो बच्चे वो जो सुनने के लिए एक्चुअली इतने टाइम से जुड़े हुए थे, मुझे लगता है वो उनको एकदम काम की बात मिल गई आज के इस एपिसोड के अंदर। बिल्कुल सर, बच्चे को मतलब फिजिक्स के वजह से उनका नीट में ना हो ऐसा हम होने नहीं देंगे सर। ऐसे हमारी टीम बिल्कुल होने नहीं देगी, IIT में ऐसा होने नहीं देगी। निश्चित से फिजिक्स IIB का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, रहेगा और हमेशा रहेगा। देखिए, नीट 2025 का पेपर टफ होने की वजह से अगर हम कंपेयर करेंगे कि 2025 और 24 के पेपर के बीच में क्या डिफरेंस था, टफनेस की डिफरेंस जरूर था, लेकिन IIB के रिजल्ट को ये टफनेस किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। वाई? बिकॉज कि सिलेक्शन जितने हमारे 2024 के नीट में हुआ था उतने ही या फिर उससे कई ज्यादा मात्रा में 2025 में सिलेक्शंस होंगे। हाँ, मार्क्स जरूर बदला है क्योंकि पेपर के टफनेस कट ऑफ को बदलता है और इसी वजह से मार्क्स की जो स्कोरिंग पैटर्न है वो जरूर बदला है, बट रैंक्स अफेक्टेड नहीं होंगे। हम रैंक्स
रैंक्स भी बेहतर लाएंगे और पिछले साल से भी बेहतर रैंक्स लाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। उल्टा पेपर टफ आया, उसकी बेनिफिट आईआईबियंस को जरूर हुआ है। जो बच्चे डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी और मौत के बीच के डिफरेंस में जो लोग खड़े होने वाले हैं, उनके नॉलेज लेवल में जो क्लैरिटी आना चाहिए, ये इस प्रकार की एग्जाम से ही वो क्लैरिटी आएगा। वही बच्चे सिलेक्टेड होके जाएंगे जो इस प्रकार के जज्बा को रखते हैं, और यही वजह से हम लोग बहुत खुश हैं। और ये पेपर किसी भी तरीके से आईआईबी के रिजल्ट को कहीं पे भी अफेक्टेड नहीं कर रहा है। बस बेटा जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो मार्क्स में दिखेगा, क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमिनन हो गया इस साल के नीट के लिए कि टफनेस बढ़ा मतलब कट ऑफ घटा मतलब मार्क्स घटे, बट रैंक तो बेटा एज इट इज ही रहेगा। बस यही हो जाएगा कि जो रैंक आप 700 मार्क के साथ ले रहे थे, वही रैंक शायद आप 650 के साथ या 600 के साथ लोगे। यही डिफरेंस है, बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो अभी तक जो हम नीट पे चर्चा की है, इसके ऊपर से जो सारा सारांश निकल के आता है कि हमने पिछले इतने सारे सालों से 25 साल का एक बहुत ही बेहतर हेरिटेज रहा है आईआईबी का। आईआईबी एक बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट के नाम से पूरे इंडिया में जाना जाता है और ये हज़ारों बच्चों के डॉक्टर होने के सपने को पूरा करते आया है और आगे भी पूरा करते रहेगा। आईआईबी का स्ट्रेटेजी पहले से ही ऐसा रहा है कि बच्चों को टफ कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करवाना। हमारे क्वेश्चंस, हमारी एग्जाम सिस्टम एक मिरर के जैसे काम करता है, बच्चे को उसकी असली तैयारी दिखवाता है। इसलिए बच्चे हमेशा जो हमारे साथ प्रिपेयर करते हैं, उनको शायद एग्जाम टफ लगता होगा आईआईबी का, लेकिन वो फाइनली नीट में काफ़ी बेहतर स्कोर करते हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। आईआईबी के जो एग्जाम सेक्शन है, जो क्वेश्चन बनाने की पैटर्न है, वो बाकी पूरे मार्केट से हटके है, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चंस बनाते हैं, हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना ये दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन बढ़ाते हैं। जब हम क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, तब हम यही सोच के फ्रेम करते हैं कि बच्चा जब एग्जामिनेशन में बैठेगा और उसके सामने कोई हाई ऑर्डर थिंकिंग पैटर्न की क्वेश्चन आता है, तो उसको सही तरीके से सॉल्व कर पाए, पैनिक ना हो। भले ही इस प्रकार की एग्जाम्स के द्वारा बच्चे जब एग्जाम देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आईआईबी की पैटर्न टफ है, लेकिन इसी टफ पैटर्न की वजह से आज हम जाने जाते हैं, पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। इसलिए इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं हमारे टेस्ट सीरीज को देखने के लिए, समझने के लिए और उसके थ्रू एग्जाम में लगने के लिए। वो बच्चे जो ये साल भी इस चीज़ को कर नहीं पाए, थोड़े से वजह से रह गए, या फिर कहीं ना कहीं ये जो सिलेक्शन की रेंज है उसके नीचे आ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज की ये सेशन हम समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं। उन सभी बच्चों के पेरेंट्स के लिए सेशन को समर्पित करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो बहुत खूब किया था, 2 साल की अथक परिश्रम किए थे, फिर भी जो रिजल्ट आने का समय था तब अगर उनको उनकी एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं मिल रहा है, उसका जो तकलीफ होता है, ये एज ए टीचर, एज ए टीम हम ज़रूर महसूस कर सकते हैं। हम आपके साथ ज़रूर शामिल हैं और आपके फ्यूचर में आने वाले हर एक जो आगे के एग्जाम्स रहेंगे या आपकी आगे की जो डिज़ायर्स या सपने हैं, उन सभी जगहों पे आप फ्लाइंग कलर्स के साथ आओ, यही उम्मीद करते हुए आपसे विदाई लेते हैं। आपकी जीवन की आगे की हर एक एग्जामिनेशन के लिए, हर एक परीक्षा के लिए टीम आईआईबी की तरफ से हम सभी आपको बेस्ट ऑफ लक देते हैं। जब लाइफ में सब धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, तो हमेशा ज़रूरत होती है एक गाइड की, एक मार्गदर्शक की और एक अच्छे प्रीचर की। आज का एपिसोड नीट और नीट से जुड़े हुए उन सारे बच्चों को डेडिकेट करते हैं जो भी नीट 2025 में अपीयर हुए हैं या इन फ्यूचर में नीट देने वाले हैं या नीट को बारे में सोच भी रहे हैं। इवन सिर्फ वही नहीं जो 11th में आ गए हैं, उनसे पहले भी जो लोग नीट के बारे में सोच रहे हैं। पूरी कोशिश की हमने आज के एपिसोड में कि आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सबका जवाब हम दे सकें। फिजिक्स के पेपर को लेके बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं कि फिजिक्स का पेपर डिफ़िकल्ट आया, आगे पेपर कैसा आएगा, रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसका जवाब मैं एक छोटी सी लाइन में देना चाहता हूँ कि रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। तो सपने को अगर सोचा है तो सपने को जीना है और सपने को पूरा करना है। इसी चीज़ के साथ मैं पूरे नीट जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों को ऑल द बेस्ट उनके फ्यूचर के लिए कहना चाहता हूँ। आईआईबी का इतिहास जो है वो पिछले 25 साल का रहा है। 25 साल से हर साल दर साल हम रिकॉर्ड बनाते आ रहे हैं और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते आ रहे हैं। और सक्सेस का जो मंत्रा होता है वो एक ही होता है, वो है स्ट्रॉन्ग टीम। आईआईबी मैनेजमेंट और आईआईबी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मेहनती है
और देखिए टीम में भी बेसिकली क्या होता है, हर साल अगर टीम में चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा भी उससे कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो आईआईबी टीम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है स्टेबिलिटी। जो लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत लंबे टाइम से, आईआईबी टीम भी एक्चुअली नहीं, हम इसे आईआईबी फैमिली कहते हैं। तो आईआईबी फैमिली की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उनकी मेहनत है। और ये जितनी भी चीज़ें हम लोग लेके आते हैं, चाहे वो हर सवाल का जवाब हो, चाहे वो लाइव में आके डिस्कशन करना हो, वो पूरी टीम के बिहाफ पे हम लोग आते हैं। पूरी टीम की मेहनत उस रिजल्ट में झलकती है जो हर साल आपको दिखाई देता है।